हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के इस उत्सव में। मैं हूँ आप सभी की संचालिका चंचल और अगले 2 दिनों तक हम साथ बनेंगे और आज के जो भी उत्सव है उसके हम सार्थक बनेंगे। और साथ ही साथ हमारे अगले सेशन की तरफ हम थोड़ी देर बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। रायपुर साहित्य महोत्सव के मंच पर उपस्थित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साहित्य हमेशा अपने समय से संवाद करते आया है, कभी छपे हुए अक्षरों में और आज डिजिटल स्क्रीन के जरिए। और आज हमारा यह सत्र उसी परिवर्तनशील यात्रा पर केंद्रित है, जहां एक ओर डिजिटल साहित्य तेजी से विस्तार पा रहा है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक प्रिंटिंग प्रकाशकों के सामने एक नई चुनौती आई है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज परिचर्चा होने वाली है, जिसका नाम है प्रिंटिंग प्रकाशकों के लिए चुनौती। और इसके आगे के डिटेल्स के लिए मैं मेरे को होस्ट अभिषेक सर को बुलाना चाहूँगी मंच पर कि वो आए और हम सभी को बताएं। रायपुर साहित्य उत्सव के कार्यक्रम में आप जितने लोग पहुँचे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रायपुर साहित्य उत्सव का आज पहला दिन है और हम पहली सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। सम्मानीय अतिथि हमारे बीच मंच में है। मैं चाहता हूँ एक बार करताल ध्वनियों से हमारे सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन होना चाहिए। सम्मानीय श्री प्रभात कुमार जी, आप प्रभात प्रकाशन के हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सूत्रधार के रूप में हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, आप वैभव प्रकाशन से हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे दोनों सम्मानीय अतिथि भी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। और एक अति महत्वपूर्ण विषय आप सबको बता दूँ, हम छत्तीसगढ़ के न केवल भारत बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम साहित्यकारों का हम अभिनंदन कर रहे हैं। और अनिरुद्ध नीरव मंडप, आप जिस मंडप पर बैठे हैं, जिनके नाम में है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको स्मरण भेंट कर रहे हैं। उनकी सुपुत्री हमारे बीच है जिनका नाम है श्रीमती स्वाति गुप्ता जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और मैं सीधे आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, उनकी याद, उनके स्मरण में आप अपनी बात रखेंगे जी। सभी को मेरा राम राम प्रणाम। मैं स्वाति गुप्ता, अनिरुद्ध नीरव जी मेरे पापा। उनका जन्म 1 जुलाई 1945 को हुआ और उनकी शिक्षा बीकॉम, और वो लिखाई, नवगीत, कहानी, ललित निबंधन, बाल साहित्य और लोक साहित्य, सरगुजिया सभी में वो लिखते थे। और उनकी प्रकाशन धर्मयुग, नया, ज्ञान उदय, हंस, बागार्द, कादम्बनी, समकालीन भारतीय साहित्य साक्षात्कार सभी छत्तीसगढ़ी पुस्तकों में हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पापा को बहुत युवा पीढ़ी बहुत फॉलो करते थे। उनको सुनने के लिए, उनकी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को सुनने के लिए घर में आते थे और हमेशा गोष्ठी बनी रहती थी और उनसे चर्चाएं होती रहती थी। और आज माँ सरस्वती माता का दिन है, उन्हीं की लिखी हुई एक गीत को मैं आपके सामने गाना चाहती हूँ। उनके गीत हैं मोला दे दे ज्ञान, हंसा की पाँख नियर उज्जर, मोला दे दे ज्ञान, हंसा के पाँख नियर उज्जर, मोला दे दे ज्ञान। जे में बिराजे हसदाई, ओ है कांवर के फूल। जे में बिराजे हसदाई, वो है कांवर के फूल। कांवर के फूल ऐसन कोंवर, मोला दे दे ज्ञान, हंसा के पाँख नियर उज्जर, मोला दे दे ज्ञान। जे में मढ़ाए हस चरण ला, ओ है पूरे इनके पान। जे में मढ़ाए हस चरण ला, वो है पूरे इनके पान। पूरे इनके पान नियर चाकर, मोला दे दे ज्ञान, हंसा के पान अरुजर, मोला दे दे ज्ञान। कोरा में
झंझना थे, हवे बीना के तार। कोरा में जे हर झंझना थे, वो है बीना के तार। बीना के तार नियर पातर, मोला दे ज्ञान। हंसा के पाख नियर उजर, मोला दे ज्ञान। माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि नमन। और एक पापा का बहुत आजकल जो सॉन्ग है सरगुजिया में, उसको भी लोग बहुत गाते हैं। एक है उनकी सरगुजिया गीत, छत्तीसगढ़ के मुरेठा। सरगुजिया गीत है, इसको वहाँ सरगुजा में बहुत गाया जाता है। सरगुजा हवे छत्तीसगढ़ के मुरेठा, सरगुजा हवे छत्तीसगढ़ के मुरेठा। एहिरे मुरेठा के रंग हवे हरियर, यही रे मुरेठा के रंग हवे हरियर। रामगढ़ पर्वत हर चुंदुर कस फरियर, रामगढ़ पर्वत हर चुंदुर कस फरियर। सरगुजा हवे छत्तीसगढ़ के मुरेठा, सरगुजा हवे छत्तीसगढ़ के मुरेठा। और एक छोटा सा और है, उनका शब्द, छत्तीसगढ़ी का शब्द को ध्यान दीजिएगा, उनके शब्द कितने खरे खरे हैं। सरगुजिया बेटा पर है, खखरा होए गए लंगरा होए गए, खखरा होए गए लंगरा होए गए। फुट गई तोर भाग रे, सरगुजिया बेटा कब जाग बेरे, सरगुजिया बेटा कब जाग बेरे। उस निंदा बेटा कब जाग बेरे। यही सब छत्तीसगढ़िया शब्द है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मंच में उनकी पुस्तकें भी हैं, जो आगी लगावे नोनी, उड़ने की मुद्रा में बहुत सारे इनके बुक्स हैं, जो अगर किसी को चाहिए तो मेरे से संपर्क करिएगा और मैं आपको बुक देने में कृपा करूंगी। और उनका नाम, उनका ये बुक आगे भी पुस्तकालय अगर में रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे सम्मानित श्रीमती स्वाति गुप्ता जी ने बहुत शानदार अपनी कविता प्रस्तुति की है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और बिल्कुल हम इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सम्मानीय अतिथि श्री प्रभात कुमार जी एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी हमारे बीच मंच में हैं। मैं सम्मानीय श्री प्रभात कुमार जी जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं श्री राजेश श्रीवास जी उप संचालक प्रभारी अधिकारी से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ का हमारे राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय श्री प्रभात कुमार सर जी प्रभात प्रकाशन दिल्ली से हैं, वो हमारे बीच आज इस परिचर्चा में बतौर अतिथि शामिल हुए हैं। सम्मानीय श्री राजेश श्रीवास जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा से। एक बार आपकी तालियां बजनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ से ही लोकप्रिय सम्मानीय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी उपस्थित हैं वैभव प्रकाशन से। मैं सम्मानीय राजेश जी से पुनः आग्रह करूंगा कि सम्मानीय सुधीर शर्मा जी का राजकीय गमछा पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां बजनी चाहिए। हमारे राज्य का ये प्रतीक है जो आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे भी सम्मानीय साहित्यकार सम्मानीय जी आर सोनी जी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं,
J.R. सोनी जी हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं हमारे बीच बतौर आतिथ्य के रूप में जो उपस्थित हैं सम्मानित श्री प्रभात कुमार जी, उनको आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं सम्मानित सोनी सर से आग्रह कर रहा हूं। जी सर। अलग अलग सत्रों में आप देश के ऐसे नामचीन साहित्यकार, कथाकार, कहानीकार को उनकी जीवनी, उनकी किताब, उनके किस्से, कहानी आप इस मंच से सुनेंगे। आपकी तालियों की करतल ध्वनि बजनी चाहिए। हमारे सम्मानीय प्रभास कुमार सर जी को छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही साथ सम्मानित श्री राजेश श्रीवास सर से अभिनंदन और आग्रह कर रहा हूं कि सम्मानित डॉक्टर सुधीर शर्मा जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः हमारे सम्मानित दोनों अतिथियों का अभिनंदन करते हुए आज के जो सत्र है डिजिटल साहित्य प्रकाशों के लिए चुनौती, इस विषय पर आज की परिचर्चा का हम शुरुआत करेंगे। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें और मैं सम्माननीय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी को इस सत्र के प्रारंभ करने का आग्रह करता हूँ। हेलो, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, खासकर उन भारतवंशी देशों में जहाँ हिंदी साहित्य को पढ़ा जाता है, उन तक पहुँच रखने वाले हमारे युवा प्रकाशक प्रभात प्रकाशन से श्री प्रभात कुमार जी हैं हमारे साथ। बहुत ही अच्छे प्रकाशक हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं और साहित्य की दुनिया में उनका एक अपना नाम है। मित्रों, हम यहाँ बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि किस तरह डिजिटल प्रकाशन की जो नई चुनौतियाँ हमारे सामने आई हैं, खासकर प्रिंट मीडिया को लेकर या मुद्रित प्रकाशन को लेकर, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर 1880 के आसपास से प्रिंटिंग प्रेस भारत आने प्रारंभ हुए और उसके बाद जो क्रांति आई, शब्दों की क्रांति, कि किस प्रकार शब्द मुद्रित होने लगे और धीरे धीरे आपने बहुत करीब से देखा होगा, हमारी पीढ़ी के लोग, कि एक ट्रेडल मशीन होता था जिसमें हाथ से कंपोजिंग की जाती थी। रांगे का फॉन्ट होता था, उसको कंपोजिटर जो कम पढ़े लिखे होते थे वो लोग हाथ से कंपोजिंग करते थे, फिर उसका गले में एक प्रिंट प्रूफ निकालते थे, प्रूफ देखा जाता था, उसके बाद वो प्रिंट होता था। और उस तरह की प्रिंटिंग की टेक्निक हमारे पास थी और इतना सुंदर, इतने अच्छे ढंग से हमने मुद्रण किया है 1900 से लेकर 2000 तक की जो पुस्तकें आप देखेंगे, खासकर 1900 से लेकर 1980 के आसपास की, तो आप देखेंगे कि पुराने समय की जो टाइप की हुई ट्रेडल मशीन से छपी हुई जो पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों में आज भी गलतियां दिखाई नहीं देंगी। हमारे बीच बहुत अच्छे वक्ता और बहुत बड़े प्रेरक वक्तव्य देने वाले बेंगलोर से पधारे आदित्य शुक्ला जी भी आ गए हैं। तो आपने देखा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है किस प्रकार से भारत में धीरे धीरे विकसित हुई है। आपको मैं आश्चर्यजनक ढंग से बताऊं कि छत्तीसगढ़ में भी 1900 से पहले 1880 के आसपास न केवल प्रिंटिंग प्रेस आ गए थे, बल्कि एक दो प्रकाशक भी पैदा हो गए थे, जिसमें से एक ईसाई मिशनरीज का प्रकाशन था। 1900 का छत्तीसगढ़ मित्र का अंक देखिए आप, पंडित माधवराव सप्रे का निकाला हुआ। 1900 जनवरी में जहाँ संसाधन के अभाव थे, उस समय भी किस तरह से कितना सुंदर
मुद्रण की तकनीक थी। 1980 के बाद जब डिजिटल क्रांति से पहले इंटरनेट की क्रांति आई, उस इंटरनेट की क्रांति ने तूफान खड़ा कर दिया। हमें लगने लगा कि अब हमारा ट्रेडल मशीन गायब हो चुका होगा, सही में गायब हो गया। और कंप्यूटर से कंपोजिंग की प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, जिसे हम डीटीपी कहते थे। डेस्कटॉप प्रिंटर आ गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर आए, वहाँ से हमने शुरुआत की और उस क्रांति को भी हमने आत्मसात कर लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हम 2025 के मुहाने पर खड़े हुए हैं, तब हम अनुभव कर रहे हैं कि इस प्रकार की एक और नई क्रांति आ गई है, जो डिजिटल क्रांति से भी ऊपर एआई की क्रांति है। आज एआई से हम संपादकीय लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, एआई से हम अनुवाद कराने की, चैट जीपीटी से और बहुत सारे 25 प्लेटफॉर्म हैं एआई के, उससे हम अनुवाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। हम चित्र बना रहे हैं, चित्र साफ करा रहे हैं। लेकिन 1980 का जब दौर हम देखते हैं, जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई थी, तो कंप्यूटर का जो लेज़र प्रिंटर होता था, वही प्रिंटर 2 लाख 1.5 लाख रुपए में आता था, जो आज 10,000, 15,000, 20-25 हज़ार में आसानी से उपलब्ध है। आज घर घर के लोग खुद, आज का हमारा लेखक खुद अपनी कविता को अपने हाथों से मोबाइल पे कंपोज करता है, स्मार्टफोन पर, वहीं उसको देखता है, पढ़ता है और सुनता भी है। जिस तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ी है, प्रिंट ऑन डिमांड का क्षेत्र आ गया है। प्रिंट ऑन डिमांड के हिसाब से हम 1 पुस्तक भी निकाल सकते हैं, 10 पुस्तक भी निकाल सकते हैं। वरना जब हम ऑफसेट क्रांति में आए थे, तो देखते थे कि हमें 200, 300, 500 पुस्तकें छापनी पड़ती थी और उसे गोदाम में रखना पड़ता था, जो आज तक हमारे पास रखी हुई हैं। बहुत सारी पुस्तकें नहीं बिकी जो। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हम बहुत ही गुणवत्ता के साथ, बहुत ही उत्तम टेक्नोलॉजी के साथ निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अपना सुख है, आधुनिकता का अपना सुख है, डिजिटल युग का अपना सुख है। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो इसके बहुत सारे दुख भी हैं। उन लेखकों की जिनकी पुस्तकें 500, 1000 छपती थी और बिकती थी, पूरे भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उन लेखकों की पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन अब चंद हाथों में या फेसबुक, सोशल मीडिया तक ही सीमित होते जा रहा है। अब ऐसा युग आ रहा है जब लेखक खुद अपनी पुस्तक को देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे 5 प्रतियां मिल रही है और मिलने के बाद उसे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा लेखक बन चुका है। लेकिन जब दरअसल में आप उस प्रेस में जाकर मुआयना करेंगे तो पता लगेगा कि उसकी कुल 10 ही प्रति छपी है, 5 प्रति छपी है और वो अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या किंडल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरह का युग भी आ गया है कि बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हमारे सामने प्रभात कुमार जी हैं। प्रभात कुमार जी से हम उनके अपने निजी अनुभव साझा करना चाहते हैं। उनके पिताजी से भी मैं मिला, श्याम सुंदर जी से, उनका मुझे आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है। उनके समय से लेकर अभी पिछले 25-30 सालों में जो यात्रा प्रभात कुमार जी ने देखी है, उसके बारे में, इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और कैसा इसका सुख या कैसे इसके दुख हैं, इस पर प्रभात कुमार जी थोड़ी बातचीत हमारे साथ करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर जी। सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माँ सरस्वती के पावन दिन पर यह आयोजन प्रारंभ हुआ है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सचमुच आनंदित हूँ इस आयोजन में आने से। इतनी सुंदर परिकल्पना, इतने सुंदर विषय जो आप लोगों ने लिए हैं, और इस साहित्य उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है, साहित्य हमारे जीवन का हिस्सा बने, साहित्य के साथ हमारे सरोकार स्थापित हों। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो पुस्तकें स्वाभाविक रूप से उसी के संवाहक हैं। जैसा सुधीर जी ने बताया कि प्रभात प्रकाशन की स्थापना हुई 1952 में, 1958 में पिताजी उसको दिल्ली लेके आए। मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव प्रभात प्रकाशन में अब 40 वर्ष का हो गया। 1985 में जिस दिन मैं पहले दिन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया था, उसी दिन अपने कार्यालय आ गया था। तो 40 वर्ष की यात्रा मैंने देखी है। आपको एक पूर्व पीठिका सुधीर जी ने दी, कैसे पुस्तकें पहले छपती थी। हम देखते थे लेटर प्रेस के ऊपर मैटर टाइप होता था। अगर किसी लेखक को हम कहते थे पूरी तरह से संपादित संशोधित पांडुलिपि हमको देना, क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन करना बड़ा कठिन होगा, अगर एक पंक्ति भी हटाई तो पूरा फर्मा रीसेट होता था। तो उसमें बहुत श्रम और समय लगता था। प्रिंटर परेशान होते थे कि भैया पांडुलिपि फाइनल करके देना,
बार बार बदलना मेरे लिए संभव नहीं होगा। जो कवर डिज़ाइन बनते थे, आर्टिस्ट हाथ से बनाते थे, वो ड्रॉ करते थे, कलर करते थे और हमको फाइनल एक ही बार में देते थे। बहुत हुआ तो दूसरा कवर हमको दे दिया, दूसरा लेआउट, सामान्यतः नहीं देते थे। और जितने सुंदर कवर आवरण अब छप रहे हैं, पहले आम तौर पे हाफ टोन के डिज़ाइन तो बहुत ही कम बनते थे, लाइन आर्ट के अंदर हम 3 रंग में 4 रंग में छाप देते थे। तो एक युगांतरकारी परिवर्तन हुआ है पब्लिशिंग के अंदर, और ये परिवर्तन एक सुखद एहसास है, क्योंकि पुस्तकों की गुणवत्ता जिस प्रकार से समृद्ध हुई है वो हम सब लोग देखते हैं। भारत में प्रकाशित पुस्तकें, हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें किसी प्रकार से विदेश में छपी किताबों से कम नहीं है। तो इसके लिए मैं भारतीय प्रकाशकों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने समय के साथ अपने को बदला और जो अधुनातन तकनीकें हैं प्रकाशन की, उसका उन्होंने उपयोग किया है। जहाँ तक प्रिंट ऑर्डर की बात है, जब 1985 में मैं आया तो लगभग हम पुस्तकों की सामान्यतः 1000 या 2000 प्रतियाँ प्रकाशित करते थे, और वो 2000 प्रतियाँ पाठकों में बिकती थी, पुस्तकालयों में जाती थी। पर सन 2000 होते होते एक संकट सा उपस्थित होने लगा और हमने फिर प्रिंट ऑर्डर 500 और 1000 कर दिया। मुझे आज तक याद है, जब पहली बार किसी पुस्तक को 500 प्रतियाँ छापने के लिए हमने कहा तो पिताजी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे हो? अगर भारत 80 करोड़ की आबादी के देश में पुस्तक की 500 प्रतियाँ नहीं बेच सकते, ये क्या, इस व्यवसाय को बंद कर दो, किसी और काम को करो। तो हमने समझाया पिताजी पुस्तक छपना आसान है, उसको बेचना कठिन है। जैसे सुधीर जी ने कहा गोदाम के गोदाम भर जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम आप 500-1000 प्रतियाँ तो छापेंगे। एक लोभ और लालच रहता है कि न्यूनतम प्रिंटिंग 1000 की लगनी है, तो 1000 छापिए। पर अब डिजिटल क्रांति आ गई है, प्रिंट ऑन डिमांड होने लगा है। किताब की जैसे बताया 10 कॉपी, 5 कॉपी, 100 कॉपी बन जाती हैं, और आप बता नहीं सकते कि ये छपी हुई है या पीओडी है। पर इससे सबसे अधिक नुकसान साहित्य का हुआ है। लेखक जो लिखते हैं वो समाज को दिशा देता है, तो लेखक के सरोकार ऐसे होने चाहिए, वो समाज को केंद्र में रखकर, पाठक को केंद्र में रखकर लिखे। पर अब जब से ये सुविधा हुई है, हर व्यक्ति, जब से हाथ में मोबाइल आया है, बहुत लेखक उत्पन्न हो गए हैं। पुस्तक में उनके कंटेंट में कुछ हो ना हो, पर वो पुस्तक बन जाती है, डिजिटल कॉपी छप जाती हैं, वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे उसको लिस्ट कर देते हैं और वो लेखक बन जाते हैं। तो ये कोई साहित्यिक योगदान नहीं है। इसलिए लेखकों से आह्वान है, अभी मुख्य मंच पर माननीय हरिवंश जी ने कहा कि 2014 के बाद से देश में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उसको केंद्र में रखकर साहित्यकार क्यों नहीं लिखता। मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूँ, हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़े जो प्रसंग हैं, घटनाएं हैं, जो हमारे सरोकार हैं, वो हमारे लेखन के केंद्र में क्यों नहीं होते। हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी में लेखन की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। एक से एक बड़े साहित्यकार हुए हैं, अज्ञे, महादेवी, निराला, पंत प्रसाद, हम गिनते जाएंगे, एक पूरी श्रृंखला आपको दिखेगी। और शिवानी, मैं समझता हूँ उस परंपरा की अंतिम कड़ी थी। लोग ढूंढते हुए आते थे, शिवानी की कोई नई पुस्तक आई है क्या, नरेंद्र कोहली की कोई नई पुस्तक आई है क्या। पर आप खुद सोचिए, चिंतन करिए, आप सब साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्यानुरागी हैं। पिछले 15 सालों में, 10 सालों में ऐसी कौन सी साहित्य कृति आई है जिसे पढ़ने के लिए आप उद्यत हुए हों। हमारे पिताजी हमको उदाहरण देते थे कि जब देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता संतति आई तो जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने हिंदी सीखी, क्योंकि वो उस पुस्तक को पढ़ना चाहते थे। तो ये साहित्य की शक्ति है। आपके लेखन में ऐसी शक्ति आप उत्पन्न कीजिए कि लोग आपकी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित हों, उद्यत हों, और वही जो पुस्तक पढ़ने की प्रकृति और प्रवृत्ति आप में विकसित होगी, तभी एक ज्ञान संपन्न समाज बनेगा। तो ये जो साहित्यिक आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है उसका जो प्राप्य है वो यही होगा कि हम पुस्तकें हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम लोग पुस्तकें पढ़ें, खरीदें, उपहार में दें, और सबसे बड़ी बात है एक पुस्तक संस्कृति विकसित करें। अगर मैं बात करूं तो बालपन से, छोटेपन से बच्चों के अंदर पुस्तकों को पढ़ने के संस्कार डालने चाहिए। दुर्भाग्य से चूँकि पुस्तकें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उनके प्रति हमारा आग्रह नहीं रहता। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला होता है, तो रामकृष्ण मिशन के पूज्य स्वामी शांतानंद जी को मैं लेके गया था, पूरा मेला दिखाया। जब हम बाहर निकले तो जो फूड कोर्ट था
उस देखकर उन्होंने कहा प्रभात असली मेला तो यहाँ लगा हुआ है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। जो भी सामाजिक चेतना के लोग हैं उन सबको इस बारे में चिंतन करना चाहिए। और ये हम प्रकाशकों के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। हिंदी के प्रकाशकों के लिए हमको लेखकों को उत्तर देना कठिन होता है। हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते क्या करें, क्योंकि हमने तो पुस्तक छाप दी, लेखक ने लिखी, हमने छाप दी, पुस्तक उपलब्ध है। और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब होने से पुस्तकें सुदूर क्षेत्रों में जा रही हैं। अब हमें राजस्थान के एक सुदूर गांव से भी पुस्तक कोई मंगाता है, केरल के सुदूर गांव से पुस्तक मंगाता है। सुविधा बहुत हो गई। सर विद्या नायपॉल, वीएस नायपॉल नोबेल लॉरिएट थे, वो हमारे संपर्क में आए, कई बार उनसे भेंट हुई। उनकी पत्नी पाकिस्तानी थी, नादिरा जी। उन्होंने कहा कि विद्या की किताबों को हिंदी में छापिए आप। तुमने कहा तो हमारा सौभाग्य होगा। तो उन्होंने कहा मेरे लिटरेरी एजेंट को लिखिए आप, वो अधिकार आपको दे देंगे। उनकी पुस्तक थी बियॉन्ड बिलीफ। हमने उनको मेल लिखी, ये सन 2000 की बात है। तो मेल लिखी कि हम विद्या नायपॉल, सर वीएस नायपॉल से बात हुई है, हम उनकी पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया कि हमने पूरा अपना बताया कि हमारी इतनी समृद्ध परंपरा, इतने वर्ष हो गए, इतनी पुस्तकें छापी हैं और देश के स्वनामधन्य लोगों की पुस्तकें छापी हैं। उन्होंने पूछा कितने कॉपीज़ पब्लिश करेंगे। हमने लिख के भेजा हम इनिशियली 1000 कॉपीज़ पब्लिश करेंगे। उनका एक पंक्ति का उत्तर आया था, दिस नंबर वी गिव एस कॉम्प्लीमेंट्री। इतनी पुस्तकें तो हम मानार्थ दे देते हैं। अध्याय समाप्त हो गया। अगले वर्ष जब सर विद्या दोबारा आए तो पूछा कि व्हाट हैपन टू माय बुक। तो मैंने बताया सर दिस वाज अ कम्युनिकेशन, कोई से बात ही नहीं आगे बढ़ी। तो उनके मित्र थे तरुण तेजपाल, नमिता गोखले, उन्होंने बात की कि भारत 100 करोड़ की आबादी का देश है और ये प्रकाशक, हिंदी के प्रकाशक कह रहे हैं कि किताब की 1000 कॉपी छापेंगे, ऐसा है क्या। तो उन लोगों को भी अपना अनुभव से बताया कि हाँ स्थिति तो यही है हिंदी में। तब उन्होंने कहा कि नाउ यू राइट अगेन। हमने मेल लिखी, उनकी पुस्तक छपी आस्था के पार से। वो पुस्तक छपी, विद्या नायपॉल पुस्तक को हिंदी तो जानते नहीं, पर वो पुस्तक देख के इतने प्रफुल्लित और आनंदित थे कि देखिए मेरी पुस्तक हिंदी में आई। ये उनका भारत से प्रति एक जुड़ाव था। उनकी पत्नी ने बताया, नादिरा जी ने, कि देखिए विद्या ये तुम्हारा नाम हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये शक्ति है हिंदी की। अब हम 140 करोड़ की आबादी के देश में डिजिटल 10 कॉपी 20 कॉपी बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। ये हम सब के लिए चिंता का विषय, केवल प्रकाशक के लिए नहीं, एक समाज धर्मी होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि इस बारे में हम चिंतन करें ये कैसे ठीक होगा। कि लिखा खूब जा रहा है, छप भी खूब रहा है, पर संख्या कम हो गई है। उस आवृत्ति की ओर हम सबको इस बारे में चिंतन करना चाहिए। और वो तभी होगा जब एक पुस्तक संस्कृति विकसित हो जाए। मराठी में है, गुजराती में है, बांग्ला में है, दक्षिण में हम जाएं तो मलयालम और कन्नड़ में है, वहाँ पुस्तकें बिकती हैं, वहाँ पुस्तकें लोग उपहार में देते हैं। उत्तर भारत में इस प्रकार से थोड़ा एक ये दुर्योगी कहूँगा मैं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया प्रभात जी, आपने अपने अनुभव साझा किए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हिंदी में पुस्तकों के लिए एक संस्कृति, खासकर पाठक संस्कृति होनी चाहिए और लेखक, पाठक और प्रकाशक, ये तीनों के मध्य कोई सेतु फिर से बनना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हम कुछ अच्छाइयों को, अच्छी चीज़ों को भी जब देखते हैं तो पता लगता है कि जिस देश में 500-600 प्रकाशकों को गिनना बड़ा कठिन था, आज वहाँ 10,000 से अधिक प्रकाशक हैं और लगातार वे पुस्तकें छाप रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रकाशक श्री आकाश माहेश्वरी जी यहाँ विराजमान हैं, एक बार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। और हम लोग भी, आकाश खुद साल में 50-100 पुस्तकें तो निकाल ही लेता है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ से 100-200 पुस्तकें आराम से साल में छाप लेते हैं, 300 पुस्तकें। बड़ी संख्या में प्रकाशक पैदा हो रहे हैं सर। 10,000 तो प्रकाशक हमारे पास पंजीकृत हैं और अपंजीकृत जो सोशल मीडिया पर छाए हुए प्रकाशक हैं, जो 2,000 रुपये से लेकर के आपको 4,000 रुपये में पुस्तकें 5 प्रतियां दे रहे हैं, डिजिटल प्रिंटिंग मशीन से निकाल करके। उन पुस्तकों की, प्रकाशकों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप एक प्रकाशक अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक में ढूंढना चाहेंगे, इंस्टाग्राम में ढूंढना चाहेंगे, तो
तो दिन भर आपको 50 विज्ञापन उसके आ जाएंगे। दरअसल में एक आभासी दुनिया बन रही है, एक ऐसी आभासी दुनिया जिसमें लेखक को लगता है कि मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेखक को 2-3 सम्मान मिलते हैं तो लेखक को लगता है कि मैं बहुत बड़ा लेखक हो चुका हूँ। वो प्रकाशकों से और प्रकाशक को भी लगता है कि कुछ जगह उसकी पुस्तकें बिक गई तो वो बहुत बड़े प्रकाशक हो चुके हैं। इस आभासी दुनिया में हम किस तरह फिर से अपनी संस्कृति को लौटाएं, किस तरह इस आभासी दुनिया से, खासकर ये डिजिटल दुनिया से हम कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे, कैसा हमारा भविष्य होगा? नहीं, देखिए, हम तो सकारात्मक लोग हैं, हमारा भविष्य उज्जवल है और इतना हमारा एक समृद्ध और सशक्त अतीत है, नींव इतनी मजबूत है कि हमारा भविष्य उज्जवल ही है। पर उसके लिए हमको, मैंने जो कहा कि पुस्तकों के प्रति अनुराग विकसित करना पड़ेगा। जब तक लोग पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तब तक ये संख्या नहीं बढ़ेगी। और ये जो आभासी दुनिया का आपने एक अभी यहाँ चर्चा की कि हम सब लोग आभासी दुनिया में जी रहे हैं। वो फेसबुक पे 5000 आपके मित्र हैं, पर कभी कोई विपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो उसमें से 5 आपके साथ खड़े नहीं होते। हमारे एक लेखक हैं, वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, उनका एक व्यंग संग्रह मेरे पास छपने के लिए आया। तो उन्होंने कहा, प्रभात जी कितनी कॉपी छपी? मैंने कहा, अभी तो काम चल रहा है, जब छपेगी तब छपेगी, संख्या उस समय तय कर लेंगे। वो जल्दी करिए, मेरे मित्र बहुत मांग रहे हैं, 5000 लोग तो मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं। मैं कहा ठीक है। जब पुस्तक छपने के लिए आई तो मेरे उसमें 3 महीने 4 महीने किताब में लगते ही हैं छपने के अंदर। पुस्तक आएगी, संपादन संशोधन होगा, कवर बनेगा, समय लगता है। जब पुस्तक छपने जा रही थी 4 महीने बाद तो मैंने हम कितनी छापें? 2000 छाप लेते हैं। मैंने कहा नहीं, 2000 के कोई एश्योर्ड आपके पास वो है? हम तो अपने स्तर पे तो हम 500 से अधिक किताब छापने का जोखिम उठाते ही नहीं है। तो हम बादल देख के घड़े नहीं फोड़ते, आप बताओ कितनी छापें? तो बोले नहीं, फिर जितना आप कहते हैं उतनी छापी। तो हमने 500 प्रतियाँ छापी, उसमें से शायद 100 प्रतियाँ बची होंगी अभी। तो ये एक कड़वा सत्य है। हमको लोगों को बताने में बड़ी कठिनाई होती है कि नहीं, वस्तुस्थिति ये है। जी.आर. खैरनार बहुत प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी थे महाराष्ट्र के, वो डेमोलिशन मैन उनको लोग कहते थे। उनकी आत्मकथा हमने हिंदी में छापी, राही अकेला के नाम से। मराठी में प्रतिवर्ष उसकी आवृत्ति होती है और कोई 500,000 की नहीं, 2000-5000 प्रतियाँ प्रतिवर्ष उसकी बिकती रहीं। पर हमने एक संस्करण किया, दूसरा नहीं किया, क्योंकि हिंदी में मांग नहीं थी। जो विश्वास पाटिल का महानायक मराठी में छपा तो उसकी हज़ारों प्रतियाँ बिकी। हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा, वो पहले वाला भारतीय ज्ञानपीठ, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि बहुत कम मूल्य पर अच्छी पुस्तकें छापते हैं। उन्होंने 5000 प्रतियाँ बेची। सावरकर जी की 1857 का स्वातंत्र समर, शायद सन 2007 में उसके लेखन के 100 वर्ष पूरे हुए। तो मराठी में उन्होंने एक अभियान लिया, इसको घर घर पहुंचाएंगे। तो उन्होंने 100 रुपये मूल्य रखा और प्री पब्लिकेशन प्राइस 60 रुपये का कर दिया। 40 रुपये छूट दे दी कि जो पहले बुक करेगा 1 लाख कॉपी, उसको पुस्तक 60 रुपये की मिलेगी। 1 लाख कॉपीज़ का उसका प्रिंट ऑर्डर था पहला, 1 लाख। हमने हिंदी में किताब छापी हुई थी, हमारी पुस्तक उस समय हार्ड बाउंड थी 500 रुपये की। हमने उसका सॉफ्ट कवर कर दिया, यही सोचकर कि शायद हिंदी में भी हमको ऐसा प्रतिसाद मिल जाए, पर हम 2000 प्रतियाँ बेच पाए उसकी। तो वही लेखक है, वही विषय है, तो ये उसकी स्वीकार्यता ये दिखाता है कि हिंदी में पुस्तकों की स्वीकार्यता कम है। वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से पार पाने का एक ही अवसर है, एक ही उसका विकल्प है, हम पुस्तकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं अपने व्यवहारिक अनुभवों से ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ तो पुस्तक होती है जो एकदम क्लिक कर जाती है और हिंदी में ऐसा कम देखने को मिलता है। हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा छापी थी, अग्नि की उड़ान, सन 1999 में। उस समय वो साइंटिफिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर थे। हमने पुस्तक छापी 99 में और सन 2002 तक उस पुस्तक की शायद 800 प्रतियाँ बिकी होंगी। 2002 में वो राष्ट्रपति बन गए, इसलिए पुस्तक बार बार छपी और वो बेस्ट सेलर बन गई, क्योंकि लोग जानना चाहते थे डॉक्टर कलाम क्या हैं। उन्होंने अपना स्थान ऐसा समाज में बनाया। पर अगर वो राष्ट्रपति न बनते तो संभवतः उसका हम दूसरा संस्करण नहीं करते। तो ये बहुत कड़वा सच है जो हमको अंदर से उद्वेलित भी करता है कि हम कैसा समाज है हमारा, कि जो इतने बड़े वरेण्य व्यक्ति हैं उनकी पुस्तकों के प्रति भी हमारे मन में कोई भाव जागृत नहीं होता।
तो ये हिंदी समाज का दायित्व है और ये ऐसे आयोजन हमको अवसर देते हैं एक पुनरावलोकन करने के, आत्मचिंतन करने के और इस मार्ग को प्रशस्त करने के। आप सही कह रहे हैं। मेरे पास भी कवि या लेखक लोग आते हैं और वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारी पुस्तक कितनी बिकी, क्या हुआ, कितनी छपनी चाहिए, मेरी पुस्तक तो बहुत बिकेगी। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ उन कवि महोदय से कि पिछले 1 साल में आपने किस कवि की पुस्तक खरीदी है? तो वो कवि बता ही नहीं पाता कि उसने 1 साल के भीतर किसी कवि की पुस्तक खरीदी है क्या। आप देखिए कि त्रासदी ऐसी है कि कवि खुद दूसरे कवि की पुस्तक नहीं खरीद रहा है। कहानी और उपन्यास में तो कुछ बात थोड़ी सी बन भी जाती है कि 1-2 कहानीकार एक दूसरे की पुस्तक खरीद लेते हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में तो बहुत स्थिति ऐसी है कि खुद लोग पुस्तकें छपवा रहे हैं और खुद बांट रहे हैं। बात यह हो जाती है कि इस आभासी दुनिया में ये कैसा होगा, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब आप देखिए कि इस साल की शुरुआत है एआई की और इतनी तेज़ी से एआई बढ़ रहा है। मैंने खुद एक बार कोशिश की, मैं टाटीबंध से भिलाई जाने के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए निकला और टाटीबंध में ही मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया कि इस पर उपन्यास लिखा जा सकता है। तो मैंने एआई को कहा कि भैया इसमें एक छत्तीसगढ़ी का उपन्यास लिखना है। एआई ने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, पहला अध्याय लिखो। भिलाई के पहुंचते तक उसने 12 अध्याय लिखे एआई ने छत्तीसगढ़ी में, जिसकी कुल पेज की संख्या मैंने शाम में जब उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया तो 80 पेज का उपन्यास था, जिसको मैंने नहीं लिखा, एआई ने लिखा। अब आप बताइए प्रकाशक महोदय कि अगले साल से जब एआई की क्रांति बहुत घर घर तक पहुंच जाएगी, जिस तरह से मोबाइल की क्रांति पहुंची। आज देखिए कि हम सोचते थे कि ये जो रील बना रहे हैं, ये जो हम पोस्टर बना रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये हमारा डिजाइनर ही बनाएगा। लेकिन आज गांव-गांव के छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रिटी हो गए हैं। बलौदा बाजार, बस्तर, इधर के बच्चे का यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो ये अब हम अगले साल हमारे पास जो पांडुलिपियां आएंगी तो हम तो समझ भी नहीं पाएंगे कि इस पांडुलिपि को लेखक ने स्वयं लिखा है कि एआई ने लिखा है। क्योंकि लेखक की लिखी हुई पांडुलिपि पता लग जाती है। लेखक 4-5 गलती करेगा, कहीं बड़ी की मात्रा में छोटी की मात्रा लगा देगा, कहीं एक वचन को बहुवचन कर देगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की तो तमाम गलतियां होती ही है क्षेत्रीय भाषाओं में या हिंदी के उन क्षेत्रों में जहां पर मातृभाषाएं बोली जाती हैं। तुरंत पांडुलिपि पता लग जाती है कि ये लेखक ने ही, हमारे प्यारे लेखक ने ही बनाया है, क्योंकि इसमें हमने 10 गलतियां अभी ढूंढ ली हैं। लेकिन जब एआई लिखता है तो उसके लेखन में वर्तनी की गलतियां नहीं होती। बड़े चमत्कारिक ढंग से वो होगा, थोड़ा बहुत सुधार के लेखक कर सकता है। अब हम इस पांडुलिपि को कैसे बेचेंगे जो पांडुलिपि लेखक ने बनाई ही नहीं है और लेखक ने प्रस्तुत कर दी है। एक छोटे से 11 साल के बच्चे ने पिछले महीने मुझे 6 उपन्यास भेजे, 6 बाल उपन्यास। कवर भी बना था और पूरी पीडीएफ कॉपी थी। और उस बाल उपन्यास में उसके पिताजी ने मुझसे निवेदन किया कि रायपुर में कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो मेरे बच्चे ने उपन्यास लिखा है, इसका विमोचन करा दो। मैं बोला ठीक है, हम तो आयोजन करते रहते हैं, करवा देंगे। कहाँ से छपी है? बोले कहीं दिल्ली विल्ली से 5-5, 10-10 कापी छपी है। मैं बोला ठीक है, हमको क्या करना है। मैं बोला भेजो उसका पीडीएफ। जब उसका पीडीएफ भेजा तो पीडीएफ पढ़ते ही मैंने उनको बता दिया कि तुम्हारे बेटे ने एक लाइन नहीं लिखी है, ये पूरे 6 बाल उपन्यास चैट जीपीटी से बने हैं। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोला बेटे से पूछो। तो उसने बेटे से पूछा क्यों बेटा, ये तो तुमने चैट जीपीटी से बनाई है?
तुमने नहीं लिखी है, ऐसा अंकल बता रहे हैं। तो बोलते हाँ पापा मैंने नहीं लिखी है। मैं बोला इसका विमोचन मैं नहीं कराऊंगा। ये उपन्यास जो छपी ही नहीं, जिसके बारे में अब आपने एआई से बनाया, अब आपको लेखक की दीर्घा में यहाँ बैठा दिया जाए और उस उपन्यास के बारे में डिस्कशन आपसे हो, तो आप बताइए कि जिस उपन्यास को एआई ने लिखा उसके बारे में लेखक कैसे बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो प्रकाशकों के सामने बड़ी संख्या में अभी समस्याएं आने वाली है प्रभात जी, कि हम पांडुलिपियों का चयन अब हम कैसे करें। हमारे पास तो सुख है कि हमारे पास जो हाथ की लिखी पांडुलिपि आ रही है उसको हम चैट जीपीटी से उसका स्पेलिंग सुधरवा सकते हैं, हम कवर भी बना सकते हैं, हम बनाना को बोल सकते हैं कि आप कवर बना दो, हम फोटो भी ला सकते हैं, काल्पनिक फ़ोटो बना, ये हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं मिली है। लेकिन ये जो हमको नया दुख आने वाला है, ये आभासी लेखक के बाद एक पूर्णतः नकली लेखक आने वाला है, पूर्णतः तकनीकी लेखक आने वाला है, इसका हम क्या करें? लेखन होता है अपने विचार व्यक्त करना, अपने मनोभाव व्यक्त करना, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, अपनी सृजनात्मकता दिखाना। तो वो एआई तो करेगा नहीं। तो कितना भी आप एआई से करेंगे तो उसमें आप पकड़ पाएंगे कि ये एआई के द्वारा अभी नहीं, अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जैसे जैसे उन्नति आएगी इस क्षेत्र में तो कठिनाई बढ़ेगी, पर ये निश्चित रूप से लेखन और प्रकाशन का जो काम है ये बहुत नैतिक और पवित्र काम है। यानी पुस्तकों का प्रकाशन करना, मैं कहता हूँ ये कोई सामान्य व्यवसाय नहीं है, ये नैतिकता के साथ में, एथिक्स के साथ में, वैल्यूज़ के साथ में काम करने वाला काम है। वही अपेक्षा लेखक से होती है और हमारे लेखक पहले ऐसे थे, अभी भी हैं। अधिकांश लेखक लेखन को बहुत गंभीरता से लेते हैं और जो नहीं लेते वो समाज से वाइप आउट हो जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए, और ये आज का नहीं है, ये जो साहित्य में आचार्य चतुर्सेन ने बहुत पहले पुस्तक लिखी थी, साहित्य में चौर्य कला, उपलब्ध नहीं है पुस्तक। साहित्य में उस समय भी लोग एक दूसरे की किताबों से मैटर चुरा के किताब लिख देते थे। तो ये तो हमेशा का है कि अंधकार है, असत्य है, वो रहेगा, पर अंततः विजय सत्य की होगी, प्रकाश की होगी, विचार की होगी। तो मुझे लगता है विचार देने का काम लेखक का है। इसलिए कोई ऐसा विषय हमारे संज्ञान में आए तो हमको दृढ़ता के साथ में उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए, ताकि ये लोगों में इसकी करने की हिम्मत भी ना रहे कि कोई ऐसा साहस कर सके कि चैट जीपीटी से किताब लिखकर या इधर उधर से बटोर कर अपने नाम से प्रस्तुत करे। थोड़ा हमको दृढ़ता दिखानी पड़ेगी प्रकाशकों को और समाज को भी खास तौर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जब ये इंटरनेट और उसका युग आया, खासकर किंडल और ई पत्रिका या ई बुक का आया, तो हम लोग को भी चिंता हुई थी कि जब ई बुक आ जाएगा, ई पत्रिकाएं आ जाएंगी तो कैसा होगा समाज, क्या हमारी पत्रिकाएं नहीं छपेंगी, नहीं बिकेंगी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ई पत्रिकाएं, क्योंकि भारतीय मनुष्य को लेटकर तकिए पे सिर रखकर और किताब को चाट कर पढ़ने में जो आनंद आता है, वो आनंद उसको लैपटॉप या मोबाइल में कभी नहीं आएगा। आपने देखा होगा किताब को चाट कर हम लोग पढ़ते थे और बाद में पूरी किताब पढ़ने के बाद बोलते भी थे, इसको तो मैंने 1 घंटे में चाट दिया। ये जितने उपन्यास आते थे बचपन में, वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक, इनके उपन्यास आते थे। और हमारे मोहल्ले में एक साइकिल वाला आता था जो उपन्यास को 25 पैसा प्रतिदिन में किराए में देता था। मेरी माँ किराए से लेती थी और 25 पैसे में किराए में हम लोग एक दिन में 5 लोग उस उपन्यास को पढ़ लेते थे, क्योंकि दूसरे दिन अगर हमने उसको रोका तो 25 पैसा और देना पड़ेगा। तो मेरी माँ भी पढ़ लेती थी, मेरे पिताजी तो पढ़ ही लेते थे और मैं भी पढ़ लेता था और 1-2 पड़ोसी भी मांग लेते थे। तो हमारे पढ़ने की जो स्पीड थी प्रति नावेल की, वो 1.5 से 2 घंटा थी। 1.5 से 2 घंटा में हम उस उपन्यास को पढ़ लेते थे। लेकिन जब किंडल आया, किंडल को मैंने ख़रीदा, 2-3 उपन्यास उसमें मैंने पढ़े अभी बाद में, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया जो चाट कर पढ़ने में मज़ा है। और अब भविष्य भी, आज भी हम देखते हैं एक नई संस्कृति हमारे सामने आई है। देखो चीज़ें वापस लौटती हैं प्रभात जी, अपनी संस्कृति वापस, साइकिल है ये,
कल्चर जो है वो साइकिल है, वो वापस लौटती हैं और लौट कर एक नई संस्कृति हमारे सामने आई है, वो है लाइब्रेरी संस्कृति। पिछले 2 सालों के अंदर अगर आप अपने शहर में देखेंगे तो रीडिंग लाइब्रेरी 100 से अधिक बन गई रायपुर में, और बड़ी लाइब्रेरियां भी बन रही हैं। हमारे यहाँ 1,000 की कैपेसिटी वाली ऑक्सीजन में और 3 लाइब्रेरियां हैं, एक और अभी बन रही हैं। वो संस्कृति भी आई है। अब लोग अपने घर पर, घर के भीतर न पढ़कर सामूहिक रूप से पढ़ने का भी एक काम शुरू कर दिए हैं। खासकर कि आज की युवा पीढ़ी, छोटे छोटे उपन्यास आ रहे हैं, वो उपन्यास बड़ी संख्या में बिक रहे हैं, क्योंकि आज के जो जीवन मूल्य हैं, आज की जो पीढ़ी की समस्या हैं, उस पर भी लिखना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों फेसबुक या जो भी चीज़ें, इंस्टाग्राम या और भी पोर्टल आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हमारे लिए सहायक तो हैं। एक स्थिति कविता के मामले में, एक स्थिति ये हो गई है कि गिरीश पंकज जी आ रहे हैं, हमारे समय के सबसे बड़े साहित्यकार, हमारे संरक्षक सामने आए तो अच्छा रहेगा। आइए भैया। एक प्रकाशक लेखक के लिए कैसे कुर्सी छोड़ता है, इसका उदाहरण आकाश दिखा रहा है। और ये दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, दोनों सगे भाई हैं जो एक साथ इस मेले पर आए हुए हैं, दोनों लेखक हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हमारी जो संस्कृति है वो लौट कर आ रही है, पढ़ने की संस्कृति, मुझे लगता है कि फिर से लौटेगी और हम फिर उब जाएंगे। हम टेक्नोलॉजी से उब जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कोई टीवी देख रहा होगा। टीवी देखने की जो लंबे लंबे शो देखने की और जो टीवी में समाचार सुनने की जो क्षमता थी, वो भारतीय मनुष्य के पास लगभग गायब हो रही है। अब वो 15 मिनट से अधिक का कोई समाचार देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे सब कुछ 1 मिनट में, 1 सेकंड में रील में समझना है। तो रील का भी ज़माना आ रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हमारे पास आज के युवाओं के लिए हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी पूरी संपत्ति है, 1800 से लेकर के, अगर 1850 से लेकर के हम शुरू करें तो हमारे पास इतने अधिक पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित हैं, जिसका अगर प्रकाशक पुनर्प्रकाशन कर दे तो 2-4 साल उसके पास यही काम रहे। ऐसे हजारों की संख्या में बहुमूल्य किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो रही हैं। तो इसके पास भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल जो क्रांति है, वह क्रांति को हम आत्मसात करेंगे। हम एआई को भी आत्मसात कर रहे हैं और हमें कोई बाद में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जो मौजूदा दिक्कत है वो इस प्रकार की दिक्कत है। प्रभात जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे श्रोता और पाठक भी बैठे हुए हैं। देखिए, परेश बागबहरा जी बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, वहाँ जो बैठे हैं वो महेश भट्ट के साथ काम कर चुके हैं। परेश बागबहरा जी बैठे, उधर हमारे बहुत सारे कवि लेखक बैठे हुए हैं। पाठकों के जो पढ़ने की कला या पाठकों का जो अपना स्टाइल है या पाठकों की जो संस्कृति है, उसमें भी बड़े तेजी से परिवर्तन हो रहा है जी। 3-4 प्रकार के नए पाठक हमारे सामने पैदा हो गए हैं। एक ऐसा पाठक जो फेसबुक, इंटरनेट, डिजिटल में ही पढ़ रहा है। एक पाठक जो पुस्तकें चाट कर पढ़ना चाहता है। एक पाठक ऐसा दोनों समय समय पर अपनी पुस्तकें पढ़ भी रहा है। तो क्या हम या आप कभी ई बुक के क्षेत्र में, अभी एक नई चीज़ें शुरू हुई पिछले 3-4 साल से कि अपनी स्टोरी बुक को, अपनी पोइट्री बुक को ऑडियो बुक में बदल देना, ये भी एक काम शुरू हुआ है। और उसमें भी तो एक पाठक जो केवल आँख से पढ़ता था, आज वो सुन के पढ़ रहा है। जो देख कर पढ़ता था वो अब सुनकर भी पढ़ रहा है ना। तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। आपने ऑडियो बुक या ई बुक के संदर्भ में कुछ प्रयोग किए हों या आपके अनुभव हों तो हमसे साझा कीजिए। जब टीवी आया तो लोगों को लगा कि अब अखबार तो बंद हो जाएंगे, परंतु आपको विश्वास होगा, कल्पना करके, अखबारों का प्रिंट ऑर्डर बढ़ा है। तो टीवी और इतना पूरे 24 घंटे के चैनल चलने लगे, तो उसकी वजह से पाठकों की संख्या कम नहीं हुई। अखबार, समाचार पत्र अभी भी खूब पढ़े जाते हैं।
हम पुस्तकें छापते हैं, साथ में उसकी ई बुक भी बनाते हैं, ऑडियो बुक भी बनाते हैं, पर अभी उसका बहुत अधिक प्रतिसाद नहीं मिल रहा। जैसा आपने बताया, सामान्यतः हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो वो शब्द हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं और जो विचार है वो हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। मुझे तो बचपन का याद है, हम जब पढ़ते थे किसी इसके टेक्स्ट बुक को, तो मित्र आपस में बात करते थे, कहते वो तुमने थ्योरम पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। वो उसमें बाईं तरफ को नीचे की ओर है, उसको इतनी कल्पना और इमेज बन जाती थी कि वो जो मैं बता रहा हूँ वो बाईं तरफ है, नीचे की ओर है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कम हो गई कि ना मुझे पूरी किताब पलटनी नहीं है, मुझे केवल बाएं पन्ने देखने, उसमें भी नीचे के पन्ने देखने हैं। तो ये जो बात है कि हम जब शब्द पढ़ते हैं तो वो हमारे इमेज बन जाती है, शब्द मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। और पुस्तक पढ़ने का जो सुख है वो किंडल में या और किसी माध्यम से नहीं मिलता। वो भविष्य में धीरे धीरे तकनीक उतना उन्नत हो जाएंगी तो कुछ और शायद उसमें अभी बता रहे लोग उसमें सर्च भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, वो सब हो जाएगा। फिर भी पुस्तक पढ़ने का जो सुख है उससे वंचित होना, अपने आप को संस्कृति के उस जाल से भी बाहर निकालना होगा जिसमें हम चाहते हैं कि भारतीय परिवेश में लोग बने रहें। तो पुस्तकें हमारे जीवन की, हमारे संस्कृति का हिस्सा हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि लेखक वो लिखें जो आज समाज उसको ग्रहण कर सके। लोगों में बहुत लंबा सुनने की, पढ़ने की, देखने की क्षमता नहीं है। यही अगर हम दो लोग बैठ के 1 घंटा और बात करें तो आप सब लोग उठ के चले जाएंगे। तो लोगों का धैर्य हमें समझना चाहिए। जब हम 30 सेकंड की रील भी लोग स्किप कर जाते हैं तो उसमें 300 पेज का उपन्यास कोई कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए वो अभिरुचि विकसित करनी पड़ेगी। अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला हुआ, अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि इस बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क था, बड़ी संख्या में लोग आए और उसमें भी एक सुखद संकेत ये था कि युवा बड़ी संख्या में आए। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धन है कि युवा पुस्तकों की ओर उन्मुख हो रहे हैं और जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से पुस्तकें लोग मंगा रहे हैं तो वो उसमें भी अधिकांश युवा होते हैं। और एक हम उसका विश्लेषण करेंगे कैसे हो रहा है कि बुक शॉप्स पे तो लोग नहीं जा रहे, पुस्तकों की दुकानें निरंतर सिकुड़ रही हैं, कम हो रही हैं, पर पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में लोगों का आना ये एक हम लोगों के लिए बहुत एक तरह से बूस्टर है हमारे लिए। पर पुस्तकों में अभिरुचि लोगों की बदल गई, साहित्यिक अभिरुचि कम हो गई, साहित्येतर विधाओं में रुचि बढ़ गई है। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस कालखंड में ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक विषयों पर पुस्तकें पढ़ने की रुचि बढ़ी है। जीवनियाँ पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं नायक कौन हैं। उन नायकों के बारे में जानने के लिए पुस्तकें लोग पढ़ रहे हैं। अपना आप विकास करना, तो सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन विषयों पे पुस्तकें बढ़ी हैं, लोगों की रुचि बढ़ रही है। जो ज्ञान विज्ञान के अधुनातन विषय हैं उसके बारे में लोकोपयोगी पुस्तकें, वो शोध प्रबंध के बारे में रुचि नहीं है लोगों की, पर कि जो आज कोई समाज जीवन में जो भी नए आविष्कार हो रहे हैं, जो तकनीक विकसित हो रही है उसके बारे में वो जानना चाहता है, वो अपने आप को एलिवेट रखना चाहता है, परिचित रखवाना चाहता है क्या हो रहा है समाज जीवन में। तो मुझे लगता है कि ये लेखकों का भी दायित्व है, प्रकाशकों का तो है ही, कि हर पांडुलिपि की एक निर्ममता से उसका मूल्यांकन करें और उसके आधार पर उसके प्रकाशन का निर्णय लें। साथ ही लेखकों का ये दायित्व है कि वो पाठकों को केंद्र में रखकर लिखें। वो किसी पुस्तक को केवल छप जाने भर से या एक पुस्तक छपने के बाद उसके पुरस्कार से, किसी सम्मान से या अपनी आजीविका में उसके पुस्तक के छपने से लाभ होगा, इस मोह से उसको मुक्त होना पड़ेगा। हम एक पत्रिका निकालते हैं 30 वर्षों से, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने प्रारंभ की थी, साहित्य अमृत। तो एक लेख उसमें छपने के लिए आया, वो लेख था बसंत में, बसंत के ऊपर, और उसमें विवरण दे रखा था शिशिर का। तो पंडित जी ने कहा कि ये जो आजकल लेखन हो रहा है कि कमरे में बैठकर बिना अनुभूत किए, बिना अनुभव किए कि क्या हो रहा है समाज में, वो उस परिवेश में अपने आप को ढालना पड़ेगा लेखक को, तब वो आपके मन में जो भाव है उसको स्पर्श कर पाएगा। तो इसलिए लेखकों का दायित्व अधिक है, प्रकाशक का तो जो है वो तो है ही। बहुत सही बात कही आपने। हमारा समय भी होने जा रहा है। मैं कुछ प्रश्न में ही आ रहा हूँ आदित्य जी। मैं कुछ प्रश्न आपकी तरफ से चाहता हूँ कि आपके भीतर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं, प्रभात जी से, मुझसे। आदित्य जी पूछना चाहते हैं। मैं श्रीवास जी, आदित्य जी को माइक उपलब्ध कराइए।
उससे ही ले लीजिए या ऐसे बोलो। मैं भी इस बात से पहले चिंतित हुआ करता था कि एआई आने से हेलो, हाँ। लेखकों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, गिरीश भैया हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरा अपना मानना है, मैंने बहुत साहित्यकारों को पढ़ा है, बड़े से बड़े साहित्यकार के पास लगभग 200 शब्द होते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं, और उन्हीं शब्दों को लेकर के वो अनेक अनेक रचनाएं लिखते हैं। विचार अलग होते हैं, पृष्ठभूमि अलग होती है, नायक अलग होते हैं, पटकथा अलग होती है। और इसीलिए जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जब कवियों की जीवनी में भाषा और शैली भी लिखते थे, और हमारे शिक्षक है नंबर काट देते थे कि भाषा शैली, हम याद करते थे और सोचते थे कि सारे कवियों में यही भाषा यही शैली लिख दें। तो हर कवि की, हर लेखक का अपनी एक भाषा है, अपनी एक शैली है जो एआई से नहीं आ सकता। और एक महत्वपूर्ण बात है, जब किसी किताब की 2 चीजें महत्वपूर्ण हुआ करती थी जब हम पढ़ते थे, वो किताब छपी कहाँ से है, उसकी भूमिका किसने लिखी है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे अखबार में, तो समीक्षा पढ़ते थे तो उसमें यह बात विशेष रूप से लिखी जाती थी, इसकी भूमिका किसने लिखी, और उसमें वेटेज मिलता था। तो यहां पर प्रकाशकों की बड़ी जिम्मेदारी है एआई और मौलिक लेखन में आप लोग छांटे। और वैसे तो हजारों लोग लिख रहे हैं, लेकिन आज भी सुधीर भैया जो छाप रहे हैं, प्रभात जी जो छाप रहे हैं, क्यों खड़े होते हैं। प्रभात जी की मेरी किताब को उन्होंने 1.5 साल में छापी, यहाँ पर लोग बाहर लाइन लगाए खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने प्रतीक्षा की क्योंकि मुझको यश मिलता है, प्रभात प्रकाशन से वो किताबें आई हैं। दूसरी बात, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि पहले लेखक तो आज हर जगह है, वो किताब लिखता है, आपसे पहले वो फेसबुक में आ जाता है, मंचों पे जाता है, वो अपने ढंग से काम कर रहा है। प्रकाशक क्या कर रहे हैं, किसी ग्रंथ के लोकप्रिय बनाने में, उसको समाज तक पहुंचाने में जो प्रकाशकों की भूमिका है, वो समीक्षा लिखवाएं अखबार में, क्योंकि लेखक की उतनी पहुंच नहीं है। जब मेरी पहली किताब घर से आई तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 90 प्रतियां हैं वो समीक्षा के लिए रहेंगी, 6 प्रति आपको मिलेगी, लेकिन 9 समीक्षाएं नहीं छपी। तो यहां पर प्रकाशक की भी जिम्मेदारी है कि कोई अच्छी किताब, क्योंकि आप सबसे पहले साक्षी हैं कि इस किताब में कितना दम है। यदि आप छाप रहे हैं तो आप कन्विंस हो गए तब छाप रहे हैं, तो उसके प्रचार प्रसार में प्रकाशक आज क्या कर रहे हैं, पब्लिशर की क्या भूमिका है, इस पर आप दोनों विद्वानों से मैं राय जानना चाहूंगा। हेलो, मैं बता देता हूँ पहले। हाँ, चलिए मैं 2 मिनट में बताता हूँ। भाई, बड़ी भूमिका प्रभात जी की तो रहती है, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आज भी भारत के गांवों के या छोटे कस्बों या महानगरों के लेखकों का एक बड़ा सपना रहता है कि उसकी पुस्तक दिल्ली से छप जाए। भले दिल्ली में उस प्रकाशक का, आपका तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन कई प्रकाशक मैं दिल्ली के ऐसे देखता हूँ जहाँ पता लगता हूँ कि उसके घर से ही उसका प्रकाशन चल रहा है, या किसी के तो है भी नहीं, लेकिन वो दिल्ली से पुस्तक छप जाती है, उसका अपना सपना रहता है। तो वो एक होता है। हम लोग कोशिश करते हैं, जब से स्थानीय स्तर पर तो मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि जब कोई विमोचन हो, कोई सम्मान हो, कोई आयोजन हो, तो मेरे यहाँ से मैंने जिन लेखकों को प्रोत्साहित किया है उसके लिए मैं काम करूं। जब कहीं पुरस्कार का कुछ आता है तो पुरस्कार के लिए मैं, जाहिर है कि सबसे पहले मैं या प्रभात जी जो भी होंगे, पहले हम लोग अपने लेखक को छांटेंगे, बाद में फिर बाजू वाले प्रकाशक को छांटेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा लेखक सम्मानित हो, क्योंकि जैसे ही हमारा लेखक सम्मानित होता है, उसके बड़ी बड़ी समीक्षाएँ आती है, तो हमारी बिक्री भी बढ़ती है। बिक्री के साथ साथ हमारा जो नाम बढ़ता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, जो नाम बढ़ता है कि इस प्रकाशन से छपी है, उससे 25-30 और नए लेखक पैदा होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हम लोग कोशिश अपने स्तर पर पूरी तरह से करते हैं, लेकिन सच में वैसी कोशिश हम नहीं कर पाते जैसी कोशिश यूरोप में होती है ना। वैसी कोशिश ना हमारा लेखक करता, न लेखक के पास कोई लिटरेरी एजेंट है या उसका मैनेजर है, और न ही उसके पास कोई एडिटर है, लेकिन वो भी कोशिश नहीं करता, और वैसी कोशिश हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि भारत के प्रकाशकों में एक बड़ी समस्या ये है कि उसके पास प्रकाशन के लिए किताबें ज़्यादा आती हैं, वो काम के बोझ से इतना दब जाता है कि उसे बेचने का ख्याल बाद में आता है।
पहले उसे छापने में ही वो उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो वो बेच लेता है। लेकिन पुस्तकें बिक रही हैं, अगर बिक नहीं होती तो छपती कैसे या वो होती। प्रभात जी बताएंगे इस संबंध में उनके अपने अनुभव क्या है। प्रकाशकीय दायित्व तो बहुत अधिक हैं। पुस्तक की पांडुलिपि का चयन करना, डॉक्टर कर साहब आ रहे हैं, आइए। उसका संपादन संशोधन करना, पुस्तक को व्यवस्थित करके छापना, पर प्रकाशक के पास साधन सीमित होते हैं। वो विज्ञापन नहीं दे सकता। वो समाचार पत्र में पुस्तक की प्रति तो दे सकता है, पर उसके समीक्षा छपवाने के लिए बार बार चक्कर नहीं लगा सकता। और दूसरी बात, जो समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो लेखक का सम्मान अधिक करती हैं, प्रकाशक का कम करती हैं। लेखक प्रति भेजते हैं तो वो प्रकाशित हो जाती है समीक्षा, प्रकाशक भेजते हैं तो कोने में रखी रहती है। तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है इस बारे में। मैं एक इंडिया टुडे में पत्रिका समीक्षा के लिए पुस्तकें भेजते थे। मैं वहाँ जो उस समय संपादक थे, पुस्तक की 2-2 प्रतियाँ 5 पुस्तकों की दे के आया। 4 महीने बाद मैं फिर उनके यहाँ गया। इस बीच में एक पुस्तक की समीक्षा छपी, तो वो लेखक के प्रभाव से छपी। इसलिए पता चला, क्योंकि जो मैं पुस्तक के उनको 5 पुस्तकों की 2-2 प्रतियाँ दे के आया था, वो यथावत कोने में रखी हुई थी। तो लेखक गए होंगे तो उन्होंने ऑब्लाइज किया, उनकी पुस्तक की समीक्षा छाप दी। तो न प्रकाशक समीक्षा कराने के लिए चक्कर लगा सकता है, न वो कहीं विज्ञापन दे सकता है। और ये समाचार पत्रों की अपनी स्थिति देखिए आप, कि हिंदी के 2-3 अखबारों को छोड़ के किसी अखबार में समीक्षा के लिए स्थान है ही नहीं। तो ये, और लेखक और प्रकाशक में हमेशा कहता हूँ, दोनों एक साइकिल के 2 पहिए हैं। इन दोनों को संतुलन बना के चलना पड़ेगा, आपसी समन्वय से चलना पड़ेगा। और इसलिए पुस्तक जब कोई प्रकाशक छापता है, अपना पैसा लगाता है, तो उसका तो एक ही उद्देश्य होता है, पुस्तक छपे, बिकेगी नहीं तो उसका लाभ क्या है छापने का। हमें बड़ा ग्लानि होती है कि हम पुस्तक छापने में, और इसलिए ये जो प्रकाश के दायित्व हैं उसके अंदर भी अब देखिए डाइल्यूशन हो रहा है। अब पांडुलिपि आती है, अब सामान्यतः 99% पांडुलिपि हमको ईमेल से वर्ड की फाइल में आती है। हम नहीं करते कि कोई पांडुलिपि आई उसको यथावत छापते हैं। उसका संपादन संशोधन प्रूफ रीडिंग के बिना हम कोई किताब नहीं छापेंगे। जो समय लगेगा। पर जिसको जल्दी है वो किताब को जैसी सॉफ्ट कॉपी मिली, पेज का मेकअप किया और डिजिटल कॉपी निकलवा ली, लेखक को खुश कर दिया, लेखक भी संतुष्ट, प्रकाशक भी संतुष्ट, एक पुस्तक छप गई, एक नंबर बढ़ गया। हम नंबर गेम में नहीं पढ़ते। नंबरों की संख्या, पुस्तक कितनी छपी, इसको हमारा कुछ नहीं है। अपनी गति से जो पुस्तकें छपती हैं वो उतनी छपती हैं। तो इसलिए प्रकाशकों का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है एक साहित्य सृजन करने में। उतनी ही बड़ी भूमिका लेखकों की है जितनी भूमिका प्रकाशकों की है नैतिक दृष्टि से, उतनी ही लेखकों की भी है। और कोई प्रश्न हमारे? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आज ये जो 10 कॉपी 20 कॉपी डिजिटल निकलवाने की सुविधा सब जगह होगी, केवल दिल्ली में नहीं है, यहाँ रायपुर में भी होगी। छोटे छोटे शहरों में आजकल ये छोटे मशीन्स लग गई हैं जो डिजिटल कॉपी छाप देते हैं, और आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये छपी हुई किताब नहीं है, वो बिल्कुल छपी हुई किताब जैसा लगता है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो तो पाठ की अभिरुचि का हो रहा है ना। मैं बड़े उत्साह से कोई पुस्तक खरीद के लेके आऊँ और मुझे उसमें कुछ पढ़ने में आनंद ही नहीं आया, तो मैं कहूँगा ऐसे लिखते हैं लेखक, या क्या मेरे लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो नुकसान किसका हुआ? एक भावी पाठक का। आज के युवा को आप कोई पुस्तक ऐसी सौंप दें जिसको पढ़ने में उसको रस ना आए, जो उसकी रुचि की ना हो, तो दूसरी पुस्तक उठाएगा ही नहीं। तो ये हमको कल्टीवेट करनी पड़ेगी ये रीडिंग हैबिट्स, क्या पढ़ना है। तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेखकों की है, वो ऐसा सृजन करें जो समाज में ग्रहण करने योग्य हो। मैं इनके बातों का एक रोचक उत्तर देना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं तो घटते रहती हैं। गांव-गांव से लेखक आते हैं, बहुत कमज़ोर भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं।
लेकिन मैं किसी कमज़ोर लेखक को कभी वापस नहीं करता। तो उसके पीछे मेरे अपने सिद्धांत हैं। मेरे अपने सिद्धांत ये हैं कि समय इतना परिवर्तित हो चुका है। आज के स्थिति में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है भटक कर समाज। उसमें कोई व्यक्ति गांव से लेखक बनने की कोशिश करते हुए आ रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ तुम आ जाओ, क्योंकि तुम न गांजा पी रहे हो, न तुम कोई व्यभिचार कर रहे हो, न तुम कोई पान ठेले में खड़े हो। तुम कोशिश तो कर रहे हो कि लेखक बनने की, क्योंकि पाठक बनने की जो कोशिश होती है उसका मेरा अपना अनुभव है कि लेखक कैसे बनता है। हमारे समय का लेखक कैसे बनता था। हमारे समय का लेखक पहले पराग, चंपक, नंदन, है ना, इन पत्रिकाओं को हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। फिर धीरे से अपग्रेड हुए, धर्मयुग में आए, साप्ताहिक हिंदुस्तान में आए, फिर जासूसी उपन्यास में आए, सामाजिक उपन्यास में आए, और उसी बीच में हम प्रेमचंद में आ गए। प्रेमचंद से फिर हमको संस्कार मिला कि लेखन ऐसा होना चाहिए, कहानी ऐसी होनी चाहिए, उपन्यास ऐसा होना चाहिए। धीरे 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 पता लगते लगते जब हम 23-24 साल के हुए, तब हमको पता लगा कि नहीं, हमको अज्ञे को पढ़ना चाहिए, नहीं हमको तो ब्रेख्त को पढ़ना चाहिए, हमको चेखव को भी पढ़ना चाहिए। तब हमको लगा 24 साल के आते आते तक, अगर मैं 18-19 साल या 14-15 साल में उन सामान्य सी पत्रिकाओं को अगर नहीं पढ़ता, तो मेरे भीतर एक लेखक का जो जुनून है वो पैदा ही नहीं होता कि मैं आगे और पढ़ते जाऊं। पढ़ते पढ़ते मैं 19 साल का था और मैंने कम से कम 12 किताबें ओशो की पढ़ ली थी। उस किताब को भी मैंने ओशो का पढ़ लिया था, जिसको उस समय प्रतिबंधित माना जाता था। कहा जाता था कि ये किताब का शीर्षक ही ऐसा है कि इसको सामान्य आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। उसको भी मैंने पढ़ ली। मेरे पिताजी बहुत डांटे कि तुम इस किताब को क्यों पढ़े। मैंने बोला इस किताब के बारे में मैं 1 घंटा आपको लेक्चर दे सकता हूँ कि जो शीर्षक है वो इसके अंदर नहीं है। जो ओशो जो कहना चाहते हैं वो शीर्षक गलत है, लेकिन उसके अंदर जो कहना चाहते हैं वो बड़ा अद्भुत है। आप पढ़ के देखिए, मैंने उनसे लड़ाई ले ली थी। तो इस प्रकार एक लेखक अपग्रेड होता है, पाठक कैसे अपग्रेड होता है। इसी प्रकार अगर हम कोई व्यक्ति लेखक बनने आया है, क्यों होता है नवलेखन शिविर क्यों करते हैं हम? सरकार के या किसी पैसे से हम नवलेखन शिविर क्यों करते हैं? क्योंकि कब कौन सा व्यक्ति लेखक बन जाए, कौन सा डॉक्टर, कौन सा पशु चिकित्सक, कौन सा सड़क में घूमने वाला व्यक्ति, कब उसके मन में कौन सा आइडिया, कौन सी विषय वस्तु क्लिक कर जाए और कब वो बड़ा लेखक बन जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। भारत के बहुत सारे लेखकों के, खुद तुलसीदास भी देखें या बहुत सारे लेखकों के आप बायोडाटा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अधिकतर कई लोगों ने 60 के उम्र के बाद लेखन प्रारंभ किया और वो देश के बड़े लेखक हो गए 60 के बाद। आप 24-25 की बात करें, अब कब किसकी घटना घट जाए, कब किसको क्रौंच पंछी दिखाई दे, कब कोई वाल्मीकि से लेखक बन जाए। तो हमारे यहाँ तो वाल्मीकि से लेखक बनने की परंपरा है, तो एक किसान क्यों लेखक नहीं बन सकता? ठीक है, उसकी पहली पुस्तक खराब आएगी, कमज़ोर आएगी, दूसरी थोड़ी सी और अच्छी आएगी, तीसरी थोड़ी और अच्छी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 साल बाद अगर वो लेखकों के संगत में रहा, वो लेखकों की जमात में रहा, वो इस प्रकार के भाषण सुनने पीछे या आगे बैठा रहा, तो मुझे लगता है कि 10 साल में वो एक औसत लेखक के रूप में बन जाएगा। लाइब्रेरी में वैसी पुस्तकें बिकती ही नहीं, लाइब्रेरी में सुपर कमेटी बनती है। और अभी आप लाइब्रेरी का भी देखेंगे तो भारत के 29 राज्यों में से 15-20 राज्यों में सरकारी खरीदी बंद हो चुकी है, 4-5 राज्यों में ही सरकारी खरीदी चल रही है। पिछले 10 साल से यूजीसी ने महाविद्यालयों को पुस्तकों के लिए कोई ग्रांट नहीं दिया है, 0 ग्रांट में पुस्तकें हैं भाई साहब, है ना। जो पुस्तकें आज के इस दौर में बिक रही हैं वो पुस्तकें सीधे या तो लेखक खरीद रहे हैं या कोई संगठन खरीद रहे हैं या लेखक खुद छपवा कर या बंटवा रहे हैं। इसमें भी कोई बड़ी बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ
कि कोई व्यक्ति आता है और 100-100 रुपया लोगों को बांट देता है, किसी को खिला रहा है, पिला रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहा है। हम लोग तो अभियान चलाए हुए थे कि आप जब विवाह समारोह में जाते हैं 101 रुपये का लिफाफा देते हैं। क्यों देते हैं 101 रुपये का लिफाफा? वो तो 101 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। उसके जगह प्रेमचंद का उपन्यास दीजिए, पैकेट में बना करके अपनी पुस्तक दीजिए। और इस तरह अगर कोई संस्कृति हो जाए, हमारे यहाँ संस्कृति हो गई। अभी हम बुके लेना बंद कर चुके हैं। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लेखक का स्वागत पुस्तक से करते हैं। तो हमने एक संस्कृति विकसित की कि किस प्रकार हम पुस्तक दें, और ये संस्कृति धीरे धीरे रेलवे या स्टेट बैंक में भी विकसित हो गई है। वो लोग भी पुस्तक से स्वागत करते हैं। तो ये इसको हमको करना पड़ेगा, तो ये हम कर रहे हैं। लेकिन लेखक होता है, बड़ा, छोटा, मध्यम, जवान, युवा नहीं होता। हम कहते हैं ना ये युवा लेखक है। अरे लेखक युवा और वृद्ध नहीं होता। 80 साल का लेखक भी युवा होता है और 18 साल का लेखक भी वृद्ध विमर्श पर बहुत बढ़िया लिखता है। तो ये स्थिति है।